आज का हमारा जो विषय है वो हमारे जो सुबह उठते ही हमारी आंखें खुलते ही हम जितने प्रकार के कर्म करने शुरू करते हैं उन कर्मों से संबंधित शब्दों से है। आज की हमारी क्लास का नाम है रिवीजन क्लास का नाम है क्रिया। आज हम क्रिया यानी ऐसे शब्द जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य जो हम कार्य करते हैं उनके बारे में हमें जानना है। इस क्रिया के रिवीजन में हम ये देखने वाले हैं सबसे पहले क्रिया होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है और उसके साथ ही क्रिया से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे। ये आज से चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्रिया तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम पढ़ेंगे क्रिया, क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले जब हम क्रिया की परिभाषा की बात करते हैं तो क्रिया होता क्या है ये हमारे दिमाग में आता है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सारे शब्द इन शब्दों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि कोई कार्य हो रहा है, कोई घटना जो है वो घटित हो रही है। उन सभी शब्दों को क्रिया जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। ये सारे शब्द जो है वो हमें किसी न किसी कार्य का बोध कराते हैं। तो क्रिया का सरल अर्थ होता है करना, यानी किसी कार्य को करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। आप किसी भी वाक्य की रचना करो वो वाक्य जो है उसमें एक से एक क्रिया आती है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य जो है पूरा नहीं होता। तो हर वाक्य में क्रिया का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया और कर्ता एक वाक्य में क्रिया और कर्ता। क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है और कर्ता यानी जो उस कार्य को कर रहा है या जिसके द्वारा वो कार्य पूरा किया जा रहा है उसे हम कर्ता और कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जो कार्य किया उसे हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत से कार्य हैं जो हम करते हैं या दूसरों को करते हुए देखते हैं या दूसरों को करने के लिए कहते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य जो हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, किस तरह के वाक्य उनको लेकर बनाए जाते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। अगला है उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे क्रिया को तो अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिरा। ये चारों वाक्य अगर आप पढ़ेंगे तो इन चारों ही वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया है। लेकिन ये क्रिया जो है ये दो प्रकार की। कौन से दो प्रकार की है? तो ऊपर के वाक्य में अली और बच्चा, ये दो वाक्य अली से संबंधित है। अली पुस्तक पढ़ रहा है और दूसरा वाक्य जिसमें बच्चा करता है, बच्चा पलंग से गिर। दोनों क्या है? इस वाक्य में कर्ता है। अली पहले वाक्य का कर्ता है। कर्ता यानी कार्य को करने वाला। उसका कौन पढ़ रहा है? अली पढ़ रहा है। तो अली जो है इस वाक्य का कर्ता है। चौथे वाक्य में बच्चा पलंग से गिर गया। यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? अली और बच्चा करता है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है या गिर
दोनों ही वाक्यों में कार्य क्या हुआ है? अली पुस्तक पढ़ रहा है। अली ने कार्य क्या किया है? पुस्तक पढ़ने का, वो पढ़ रहा है। बच्चे ने क्या कार्य किया? बच्चा जो है वो पलंग से गिर गया, तो गिरने का कार्य जो है वो बच्चे के द्वारा। तो इस तरह से ये दोनों कार्य जो है इसे अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है। बाकी के लिए हमने उदाहरण देखा पहला और अंतिम वाक्य, पहला और चौथा वाक्य का उदाहरण, कर्ता भी है और कर्ता के द्वारा किया गया कार्य वो क्रिया। लेकिन अन्य दो वाक्य जो दूसरा और तीसरा वाक्य था उसमें क्रिया जो है वो की नहीं गई है बल्कि कर्ता होती है। अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। जब हम कोई वाक्य तो उसमें दो तरह से वाक्य हैं, या तो कार्य जो है वो कर्ता के द्वारा किया जाए तो वो कर्ता प्रधान होता है, और दूसरा प्रकार का वाक्य उसमें क्रिया अपने आप घटित होती है, उसमें कर्ता का कोई सरोकार नहीं होता। हमारे वाक्य के उदाहरण में बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, ये दोनों कार्य अपने आप स्वतः हो रहे। बारिश किससे होती है? कोई करवाता नहीं है। बम जो है वो किससे फट गया है? तो इस तरह से क्या है, ये दोनों वाक्य में क्रिया तो हो रही है लेकिन किसी कर्ता के माध्यम से नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं। इस तरह से हमारे पुस्तक में दो प्रकार के वाक्य आपको देखने। एक प्रकार का वाक्य वो जिसमें किसी कर्ता के माध्यम से क्रिया की जा रही है, और दूसरे प्रकार का वाक्य वो जिसमें कर्ता का कोई या कर्ता प्रधान नहीं होता है, क्रिया अपने आप या स्वतः ही घटित होती है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग ना होने पर भी केवल क्रिया ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कई बार वाक्य इस तरह है और वाक्य में क्रिया जो वो होनी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर वाक्य में कोई कर्ता नहीं है, केवल क्रिया के शब्द है, उस क्रिया के शब्दों के माध्यम से वाक्य का पूरा अर्थ। जैसे पानी लाओ, अब पानी कौन लाएगा, किसको लाने को कहा जा रहा है? यहाँ पर कर्ता का कोई जिक्र नहीं, लेकिन क्रिया जो है लाने का, लाना क्या है? क्रिया। तो लाना इसके माध्यम से वाक्य जो है वो अपने आप से कर्ता का चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ पर भी जाओ नहीं जाओ, क्रिया, क्रिया के शब्द के माध्यम से वाक्य है उसका अर्थ। वाक्य ऐसे है केवल क्रिया के माध्यम से ही वाक्यों का पूरा पूरा अर्थ निकलकर हमारे सामने आ जाता है। हमें उस वाक्य में कोई कर्ता ना हो तो भी वाक्य जो है वो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य भी होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द कार्य के होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का जो सामान्य रूप होता है, क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है, यानी सामान्य क्रिया जो होती है वो किस रूप में होती है? तो क्रिया का सामान्य रूप ना अंत वाला होता है। जिन शब्दों का अंत ना पर होता है वो शब्द जो है या वो कार्य के शब्द जो है वो सामान्य रूप के क्रिया के शब्द होते हैं। जैसे खाना, खा ये शब्द है, खाना जब इस शब्द के साथ में ना अक्षर लग गया तो ये बन गया खाना। ये खा का सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप है खाना, जो खाने से संबंधित है। अगला है पढ़ना, पढ़ ये मूल क्रिया है और इसका सामान्य रूप क्या है? ना लग जाने के बाद पढ़ना, ये हो जाता है सामान्य क्रिया। उसी तरह से सुनना, लिखना, दौड़ना, भागना,
ऐसे जितने भी कार्य करने से संबंधित शब्द हैं, जितने भी क्रिया के शब्द हैं, जब हम उन शब्दों के अंत में ना लगा देते हैं तो उस ना लगने के माध्यम से वो शब्द जो है वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ऐसे शब्द क्रिया के सामान्य रूप कहलाते हैं जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो। आगे है हमारे पास क्रिया के भेद। क्रिया होती कितने प्रकार की है? तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के बहुत सारे भेद। आपकी स्क्रीन पर आपको कुल 11 प्रकार की क्रिया दिखाई दे रही होंगी। उसमें सबसे पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा मूल क्रिया, छठा नामिक क्रिया, सातवां समस्त क्रिया, आठवां सामान्य क्रिया, नौवां सहायक क्रिया, 10वां सजातीय क्रिया और 11वां विधि क्रिया। तो इस प्रकार से क्रिया की जो संरचना है और उसके जो प्रयोग हम करते हैं उनके आधार पर क्रिया के 11 प्रकार हैं। इसमें से इन 11 प्रकारों में से केवल 2 प्रकार की क्रिया से संबंधित प्रश्न हमारी प्रश्न पत्रिका में पूछे जाते हैं। ये हमारी क्रिया के हमने 11 प्रकार देखे। इसमें से तीसरे नंबर का जो प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया और 9वें नंबर का जो प्रकार है सहायक क्रिया। केवल उन दोनों ही प्रकारों पर हमारी प्रश्न पत्रिका में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी की जो 9 प्रकार की क्रिया है उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो अभी हमारे प्रश्न पत्र में नहीं आते। तो हमारे जो प्रश्न पत्र में संबंधित प्रश्न क्रिया का रूप है वो है प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। अब इसमें आज की क्लास में हम केवल प्रेरणार्थक क्रिया को ही अच्छे से समझेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित प्रश्न हमारी कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं। दूसरी बची जो सहायक क्रिया उसे हम अपनी अगली रिवीजन क्लास में लेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे इसके पिछले जितने भी वाक्यों में हमने क्रिया के उदाहरण देखे वहां पर या तो कर्ता कार्य को स्वयं कर रहा था या कार्य जो है वो खुद ब खुद घटित हो रहा था, उसमें कर्ता का कोई भी लेना देना नहीं था। ये 2 प्रकार के वाक्य हमने देखे। अब जब हम क्रिया के प्रकारों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्रिया का रूप आता है प्रेरणार्थक रूप, जिसमें कर्ता जो है वो कार्य करने के लिए किसी और को प्रेरित करता है। कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया गया होता। वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, यानी क्रिया भी होती है, लेकिन उस कर्ता के द्वारा स्वयं वो कार्य नहीं किया जाता, बल्कि वो कर्ता किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्य कहलाते हैं। जैसे महेश कुत्ते को दूध पिलाता है। अगर यहाँ पर वाक्य होता कि महेश दूध पीता है तो ये कार्य जो है दूध पीने का कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, दूध पीने का। वाक्य तो ये दूध पीने का कार्य महेश के द्वारा स्वयं होता, लेकिन यहाँ पर महेश क्या कर रहा है, कुत्ते को दूध पिला रहा है, यानी वो कुत्ते को प्रेरित कर रहा है दूध पीने के लिए। एक्चुअली महेश वहां पर दूध पीने का कार्य जो है वो नहीं कर रहा है, वो कुत्ते को दूध पिलाने का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में प्रकाश खरगोश को गाजर खिलाता है। यहाँ पर भी कार्य जो है वो स्वयं कर्ता के द्वारा नहीं हो रहा है, कर्ता किसी और को गाजर खाने की प्रेरणा दे रहा है या गाजर खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सॉरी। तो इस प्रकार के वाक्य जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी और को कार्य करने के लिए कहता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसा कि इन दोनों ही वाक्यों में पिलाता खिलाता प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया।
अब अगला उदाहरण अगर हम देखेंगे तो बच्चा खाना खाता है। यहाँ पर बच्चा खाना स्वयं खा रहा है, किसी और को नहीं खिला रहा है, वो खुद इस कार्य को कर रहा है। और दूसरे वाक्य में माँ बच्चे को खाना खिलाती है। दूसरे वाक्य में जो बच्चा खाना खा रहा है वहां पर उसकी माँ उसे खाना खिला रही है, यानी बच्चा वो कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, किसी से प्रेरित होकर कर रहा है। तो दूसरा प्रकार का जो वाक्य है वो प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य हो गया, और पहला जो वाक्य है वो सामान्य। दोनों स्थितियों में बच्चा खाना खा रहा है, तो दोनों वाक्य हमने देखे, दोनों ही वाक्यों में बच्चा खाना खा रहा है, लेकिन पहले वाक्य में स्वयं खाना खा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ के द्वारा प्रेरित किए जाने पर खाना खा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये दो अलग अलग प्रकार के वाक्य हो गए, और ये दोनों क्रियाएं जो कर्ता से संबंधित है वो भी अलग अलग तरह की हो गई। तो इस प्रकार की क्रिया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब प्रेरणा देने वाला, यानी जिस वाक्य में प्रेरणा देने वाला होता है, जैसे दूसरे वाक्य में माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो बच्चे को खाना खाने की प्रेरणा किससे मिल रही है? माँ से। यहाँ पर माँ जो है वो वाक्य में प्रेरणा देने वाली है, उसे हम कहते हैं प्रेरक कर्ता। माँ कर्ता तो है वाक्य में, यहाँ पर इस वाक्य में जिस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं उस प्रकार के वाक्यों में दो कर्ता होते हैं। जैसे माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो यहाँ पर दो कर्ता है, क्रिया एक ही हो रही है खाना खाने की, लेकिन कर्ता दो है, एक माँ है और दूसरा बच्चा है। असल में खाना कौन खा रहा है? बच्चा, तो मुख्य कर्ता वो है, लेकिन बच्चे को खाना खाने के लिए प्रेरणा कौन दे रही है? माँ, तो माँ प्रेरक कर्ता होगी। तो इस प्रकार के वाक्य में दो कर्ता होते हैं, जो कर्ता प्रेरणा देने का काम करता है उसे हम कहते हैं प्रेरक कर्ता, और प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित कर्ता कहलाता है। इस प्रकार के ये दो कर्ता के प्रकार हमें एक वाक्य में मिलते हैं। एक वो जो कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है उसे हम कहेंगे प्रेरक कर्ता, और दूसरा वो जो कार्य करने की प्रेरणा ले रहा है वो कहलाता है प्रेरित कर्ता। और उसके बाद इन दोनों के माध्यम से जो कार्य होता है वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि वो क्रिया किसी प्रेरणा के माध्यम से हुई है, इसलिए वो प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या है? तो जब धातु में आना, वाना, लाना या लवाना जोड़ा जाता है तब वह धातु प्रेरणार्थक क्रिया का रूप धारण कर लेता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ये दोनों प्रकार के प्रश्न जो है प्रेरणार्थक क्रिया के जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं तो उसके दो रूप बनाने के लिए कहे जाते हैं। मूल क्रिया हमें दी गई होती है और प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमें बनाने के लिए कहे जाते हैं। अब वो हम कब बना पाएंगे? जब हमें पता होगा कि असल में प्रथम प्रेरणार्थक क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी जब कर्ता जो है किसी को कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरणा देता है तब वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ाना या पढ़ना। पढ़ना जो है ये यहाँ पर क्रिया है। अब ये क्रिया कैसे हो रही है? क्रिया कर कौन रहा है? पाठ को पढ़ कौन रहा है? रमेश। रमेश जो है वो पाठ पढ़ रहा है, लेकिन रमेश को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? विनोद। तो प्रेरक करता विनोद और प्रेरित करता रमेश, और क्रिया जो है वो है पढ़ने। तो इस तरह से जब वाक्य में प्रेरक कर्ता स्वयं प्रेरित कर्ता को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, प्रेरणा दे रहा हो, वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लगता है।
कर्ता जो है वो स्वयं रमेश को पाठ पढ़ने की प्रेरणा इस वाक्य में दे रहा है। तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक रूप। प्रथम प्रेरणार्थक रूप की पहचान क्या है? जो भी मूल क्रिया का शब्द आपको दिया गया हो, उस मूल क्रिया के शब्द में लाना और आना ये लगाकर हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा प्रकार है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहले प्रकार में हमने देखा कि प्रेरक कर्ता जो है यानी प्रेरणा देने वाला जो है वो स्वयं प्रेरित कर्ता को प्रेरणा देता है कार्य करने के लिए। दूसरे प्रकार के वाक्य में या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित ना होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इस प्रकार के वाक्यों में या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्यों में कर्ता जो है यानी प्रेरक कर्ता जो है वो स्वयं कर्ता को प्रेरणा नहीं देता, बल्कि किसी और तीसरे के माध्यम से प्रेरणा दिलवाता है। उदाहरण के लिए अशोक मदन से मनोज को पाठ पढ़वाता है। ठीक है, पहले वाक्य में क्या हो रहा था? अशोक मनोज को पाठ पढ़वाता है। इस वाक्य में मनोज को अशोक जो है वो स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन अब जो वाक्य है हमारे सामने, अशोक मदन से मनोज को पाठ पढ़वाता है। यहाँ पर अशोक ने मनोज को पाठ पढ़वाने के लिए किसी तीसरे ही व्यक्ति की सहायता ली है। अशोक स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता लेकर मनोज को पाठ पढ़वा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वाक्य है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य है। विनोद स्वयं प्रेरित ना करके, अशोक स्वयं प्रेरित ना करके मदन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर। अशोक खुद प्रेरणा नहीं दे रहा है बल्कि मदन को कह रहा है कि तुम मनोज को पाठ पढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का इसमें नाम आ गया है, तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या है? तो मूल क्रिया में जो मूल क्रिया के शब्द हमारे सामने दिए हो उसमें अंत में वाना या लिवाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब हम देखेंगे तो तीन प्रकार की लिस्ट आपके सामने दी गई। पहला है मूल क्रिया, दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक और तीसरा द्वितीय प्रेरणा। इस प्रकार से ये इसके रूप होते हैं। पहले क्रिया की अगर हम बात करेंगे, पहली मूल क्रिया है उठना यानी सामान्य क्रिया। यहाँ पे शब्दों के अंत में देखो, हर शब्द में हर क्रिया में ना लगा हुआ, तो ये क्या है? क्रिया का सामान्य रूप। पहली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? जब क्रिया के अंत में ना लगा हो तो वो क्रिया का सामान्य रूप। तो यहाँ पर उठना ये क्रिया का सामान्य रूप है। अब इसे मुझे बदलना है प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो मैंने आपको पहचान क्या बताई? प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि मूल क्रिया में या सामान्य रूप में आना या लाना, इन दो शब्दों में से कोई एक शब्द लगाना है, और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए वाना या लवाना, इन शब्दों में से कोई एक शब्द लगाना। तो आपके ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पहले हमारी सामान्य क्रिया है उठना। उठना ये सामान्य क्रिया, ठीक है। और प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए यानी प्रेरक कर्ता जो है वो प्रेरित कर्ता को स्वयं प्रेरणा दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उठाना। और तीसरे प्रकार के वाक्य में यानी द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में प्रेरक जो है वो प्रेरित कर्ता को स्वयं नहीं उठाएगा बल्कि किसी और के माध्यम से उठवाएगा। तो यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा? उठवाना। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। अन्य उदाहरण हम देखेंगे। तो अगला उदाहरण है उड़ना। उड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप उड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप
उड़वाना। अगला है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप चलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जगना, जगाना, जगवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। इस तरह से ये सारे उदाहरण जब आप देखोगे सॉरी, तो आपको पता चलेगा कि पहला रूप जो है, सामान्य रूप जो है, वो व्यक्ति स्वयं करता है। पीना, इसके माध्यम से समझ में आता है कि वो स्वयं पी रहा है। लेकिन पिलाना, इस शब्द के माध्यम से सब पता चलता है कि वो किसी और को ही पिला रहा है। यानी करता तो वो है, लेकिन किसी और को ही प्रेरित करना है पीने के लिए या कार्य करने के लिए। तो पिलाना के माध्यम से वो किसी और को ही पिला रहा है। और पिलवाना, इस शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता जो है वो स्वयं भी नहीं पिला रहा है, खुद भी नहीं पी रहा है, किसी और दूसरे के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को पिलवाना। तो इस तरह से सामान्य रूप जो है वो स्वयं के लिए, द्वितीय रूप जो है वो प्रेरककर्ता के लिए, और तृतीय रूप जो है यानी द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जो है वो किसी और के माध्यम से किसी और को कार्य कराने के लिए, इस प्रकार के ये क्रिया के रूप बनते हैं, जिसे हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक रूप में प्रेरककर्ता एक ही होता है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में प्रेरककर्ता किसी और प्रेरककर्ता के माध्यम से प्रेरितकर्ता को कार्य करता है। अब इसको लगाने का, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते कैसे हैं, उसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आना और लाना, जब ये हम शब्दों में लगाते हैं वो बनता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप। तो जितने भी उदाहरण आप प्रथम प्रेरणार्थक रूप के देखोगे तो क्रिया में अंत में या तो लाना लगा हुआ है या तो आना लगा हुआ है। जैसे पिलाना, दिलाना, धुलाना, इन सब शब्दों में लाना लगा हुआ है अंत में। और घुमाना, घुमाना में यदि आप देखोगे तो अंत में आना लगा हुआ है। इस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो है वो आना और लाना, शब्दों के अंत में आना लाना लगाने पर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। शब्दों के अंत में वाना या लवाना लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक के जितने भी रूप आप देखोगे उन सभी शब्दों के अंत में वाना लगा हुआ है। पिलवाना, दिलवाना, धुलवाना, इस तरह से हर एक शब्द में वाना लगा हुआ है, जिसके माध्यम से ये शब्द द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में पहचाने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और इन दोनों शब्दों को आप अच्छे से याद रखोगे। सिर्फ प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आना और लाना हमें लगाना है, जिससे वो प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए अधिकतर शब्दों में केवल वाना ही लगाया जाता है। कई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें लवाना लगाना पड़ता है। जैसे आखिरी शब्द है आपका खिलवाना, तो अंत में क्या लगा है, लवाना। अपने स्वाद, इस प्रकार के प्रश्न जो है हमारी कृति पत्रिका में या हमारे स्वाध्याय, हमें स्वाध्याय के लिए दिए जाते हैं। तो निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आपकी कृति पत्रिका में आते हैं।
कोई 2 या 4 शब्द आपको दिए होते हैं, उन 2 या चारों शब्दों के आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द हैं, सोना, रोना, लेटना, देना, खाना, खेलना, धोना, ओढ़ना, हंसना, जीना, फैलना, दौड़ना। ये सारे ना वाले शब्द हैं, ना अन्न वाले शब्द हैं, यानी ये क्रिया के सामान्य रूप हैं। इन क्रिया के सामान्य रूपों को हमें प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में बदलना है। ठीक है, तो अब प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने की क्या शब्द थे? तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनेगा जब हम इन शब्दों में जोड़ेंगे आना और लाना। जहां पर जरूरत हो वहां हमें आना लगाना है, जहां जरूरत है वहां हमें लाना लगाना है। तो ये बन जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक रूप। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए क्या लगाना है? वाना या फिर लवाना। इन 2 शब्दों को जब हम लगाएंगे तो हमारा शब्द या हमारा सामान्य रूप जो क्रिया का है वो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाएगा। तो आपके उत्तर इस प्रकार से तैयार होंगे और आपको परीक्षा में अपने उत्तर भी इसी तरह से लिखने हैं। ये आपको सारणी बनानी है। पहले सारणी के पहले कॉलम में आपको लिखना है मूल क्रिया, दूसरे में आपको लिखना है प्रथम प्रेरणार्थक रूप और तीसरे में आपको लिखना है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ये सारणी आप ठीक इसी प्रकार से बनाओगे। आपको सारणी के रूप में ही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। एक सारणी दी गई होती है, उसमें 2 शब्द होते हैं और प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप की सारणी वहां पर बनाकर दी गई होती है। तो वो सारणी जिस तरह बनाई गई है सेम टू सेम आपको अपनी उत्तर पत्रिका में बनानी है और फिर उन शब्दों के प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको बनाने हैं। तो मूल क्रिया की जो सारणी है वहां पर जो हमारे मूल शब्द थे वो लिखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की जो जगह है वहां पर हम सामान्य रूप से जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाएंगे आना और लाना लगाकर वो लिखेंगे और द्वितीय प्रेरणार्थक के स्थान पर जो सामान्य शब्दों में हम वाना या लवाना लगाएंगे वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर दिखेगा। जैसे पहला प्रश्न था हमारा सोना, तो सोना का क्या हो गया? सुलाना। ठीक है, सोना यानी कुछ सोना, सुलाना यानी किसी और को सुलाना और सुलवाना मतलब हो गया किसी और के माध्यम से किसी तीसरे को सुलवाना। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया सोना, सुलाना, सुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। लेटना, लिटाना, लिटवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। ओढ़ना, ओढ़ाना, ओढ़वाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न थे इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर सारणी बनाकर लिखे। एक सारणी में अपने अपनी मूल क्रिया को लिखी, दूसरे में उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखा और तीसरे में हमने उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखा। इस तरह से आपका उत्तर आपकी उत्तर पत्रिका में दिखेगा जब आप लिखोगे और आपको इसी तरह से सारणी बनाकर ही अपने उत्तर लिखने हैं। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह से आप अपने उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखते समय सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है
कि जब हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप बना रहे हैं तो मूल क्रिया के अंत में या तो मुझे आना लगाना है या लाना लगाना है, तो मेरा प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए मुझे मूल क्रिया के अंत में या तो वाना लगाना है या तो लवाना लगाना है, तो मेरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का जो रूप है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आज का हमारा रिवीजन सेशन खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको 4 शब्द याद रखने हैं, आना, लाना, वाना और लवाना। आप कुछ शब्द अपनी पुस्तक में से निकालिए, क्रिया के शब्द जो क्रिया का सामान्य रूप है वो या तो खुद से लिखिए और फिर उनके प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप के प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको समझ में आएगा, खुद ही समझ में आएगा कि इन प्रश्नों को हल करना कितना आसान है और इसमें हम आराम से अपने 1 या 2 नंबर जो है वो ले सकते हैं। इसमें गलती की कोई संभावना ही नहीं है। आपके बिना नंबर कटे आप इन प्रश्नों को अगर थोड़ी सी सावधानी से हल करेंगे तो आपके यहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। आपको ये 1 नंबर या 2 नंबर जितने भी नंबर के लिए पूछे जाएंगे आपको वो नंबर पूरे मिलेंगे। सिर्फ आपको आना, लाना, वाना और लवाना किन लगाना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। उम्मीद करती हूँ आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे और प्रेरणार्थक क्रिया के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करके पूरे नंबर वहां पर लेने का प्रयास करें। आज के लिए हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।